जीवन कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन वेब पोर्ट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पंचायती राज्य व्यवस्था को हम पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि पंचायती राज्य व्यवस्था कैसे आई। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि चोलों के प्रशासन से लगा के आधुनिक समय तक कैसे कैसे पंचायती राज्य व्यवस्था बनी, कैसे कैसे उसका संवैधानिक विकास हुआ, कैसे कैसे उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, वो सारी चीज़ों पर चर्चा हो चुकी थी। अब हमारा आज का जो विषय है वह उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य व्यवस्था। हमने आपको उस दिन बनाया था कि केंद्र जो है वो एक सामान्य सा नियम पंचायतों के बारे में बना देती है और सारे देश में जो प्रदेश हैं वो प्रदेश अपने अपने हिसाब से इन पंचायतों की व्यवस्था करते हैं। अब हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य व्यवस्था, मतलब उत्तर प्रदेश में पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रावधान या व्यवस्था कैसे की गई है, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो इस चर्चा की हम शुरुआत कैसे करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने, जो उत्तर प्रदेश विधानमंडल है, उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप, उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने क्या किया, 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य व्यवस्था 1994 को बनाया। क्या बनाया? उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य व्यवस्था, पंचायती राज्य व्यवस्था 1994। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको यही बताया था उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सारी आर्टिकल्स पे हमने अध्ययन कर लिया था, कैसे कैसे पंचायतों का विकास हुआ था उस पर हमने अध्ययन कर लिया था। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज्य व्यवस्था। केंद्र एक सामान्य सा कानून बना दिया था 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य व्यवस्था 1994 को बनाया और यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जो है वो 22 अप्रैल 1994 से लागू हुई। 22 अप्रैल 1994 से लागू हुई। मतलब आपसे यदि पूछा जाए उत्तर प्रदेश में पंचायती राज्य व्यवस्था का 73वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ, तो आप कह दिएगा 22 अप्रैल 1994 से। अब जानते हैं आपकी पंचायतों का गठन इसीलिए किया गया था कि ग्राम स्तर पर पारदर्शी शासन व्यवस्था को अपनाया जाए। क्या किया जाए? ग्राम स्तर पर पारदर्शी शासन व्यवस्था। ग्राम स्तर पर कैसी व्यवस्था? तो आप कहेंगे पारदर्शी शासन व्यवस्था, पारदर्शी शासन व्यवस्था। फिर से रिवीजन करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य व्यवस्था अधिनियम 1994 बनाया, जो उत्तर प्रदेश में 22 अप्रैल 1994 से लागू है। और यहाँ पे क्या गया? यहाँ पे किया गया ग्राम स्तर पर एक पारदर्शी शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। अब हम उत्तर प्रदेश में एक एक बिंदुओं पर आते हैं, जिसमें सबसे पहला है ग्राम पंचायत। किस पे हम आते हैं? तो हमारी जो अगला टॉपिक होगा प्रावधान क्या क्या था, तो पहला प्रावधान था ग्राम पंचायत।
ग्राम पंचायत क्या होती है? तो उत्तर प्रदेश पंचायती अधिनियम 1994 में कहा गया कि जो ग्राम पंचायत होती है ग्राम सभा का कार्यपालकी अंग है। ग्राम सभा का कार्यपालकीय अंग है, कार्यपालकीय अंग है। अब कार्यपालकीय अंग है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का कार्यपालकीय अंग है, जबकि जो ग्राम सभा होती है वो विधायी अंग होता है। जो ग्राम सभा है वो विधायी अंग होता है, वो विधायी अंग होता है। और इसके बारे में ये भी प्रावधान किया गया कि जो निर्वाचक मंडल होता है, इनके निर्वाचक मंडल होता है जिसकी न्यूनतम संख्या 1000 होती है। इनके निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है जिसकी संख्या न्यूनतम 1000 होती है। हमने आपको क्या बताया? ग्राम पंचायतों के बारे में बताया। ग्राम पंचायतें ग्राम सभा का कार्यपालकीय अंग होती हैं, जबकि जो ग्राम सभा होती है विधायकी अंग होती हैं। इनके निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन प्रक्रिया होती है। इस निर्वाचन में लगभग 1000 मेंबर्स जो होते हैं, सदस्य जो होते हैं, सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है वो 1000 के आसपास होती है। ग्राम पंचायतों में जो एक चीज़ और बताई गई, उत्तर प्रदेश पंचायती अधिनियम 1994 में एक चीज़ और बताई गई कि जो ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे वो कितनी संख्या पर कितने आएंगे, उनकी न्यूनतम संख्या क्या होगी। जैसे साधारण चुनाव में हम मेंबर कहते हैं, वही ग्राम पंचायत के अंग होते हैं। जब आप उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव होते हैं, अभी हाल में संपन्न हुए हैं, तो वहाँ पर ग्राम सभा के साथ साथ प्रधानी के चुनाव के साथ साथ एक ग्राम पंचायत के सदस्य भी चुने जाते हैं। तो कितने संख्या पर, मतलब कितनी आबादी होगी उस पर कितने सदस्य आते हैं, यही चीज़ हम जान रहे। तो ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या, कितनी जनसंख्या पर कितने आएंगे। तो पहली चीज़ आती है 1000 जनसंख्या है यदि गांव की, तो उसमें जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य आते हैं वो 9 सदस्य आते हैं। यानी 1000 की जनसंख्या पर कम से कम, साधारण सरल भाषा में यह है कि कम से कम 9 मेंबर होने अनिवार्य हैं। फिर यदि सदस्य संख्या 1000 से लगाकर 2000 के मध्य है तो इन सदस्यों की जो संख्या हो जाती है वो 11 हो जाती है। यदि सदस्य संख्या 2000 से लगा के 3000 तक हो जाए तो जो इनके सदस्यों की संख्या हो जाती है वो 13 हो जाती है। और यदि 3000 से ऊपर हैं, 3000 से ऊपर, इसके भी ऊपर हैं, तो इनके सदस्यों की संख्या 15 हो जाती है। किनके सदस्यों की? ग्राम पंचायत के सदस्यों की। साधारण भाषा में कहा जाए तो जो मेंबर होते हैं उनके सदस्यों की संख्या इतनी हो जाती है। अब इसका मतलब अर्थात ग्राम पंचायतों की जो न्यूनतम सदस्य संख्या होती है, ग्राम पंचायत की जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है वो होती है 9, और अधिकतम कितनी होगी तो आप कह दीजिएगा 15। एक बार फिर से हम इसे रिवीजन करते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो पहली चीज़ लिखी गई है ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम सभा का कार्यपालकीय अंग होता है, कार्यपालकीय अंग होता है, जबकि जो ग्राम सभा है वो विधायी अंग होती है। किसी ग्राम सभा के गठन के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या जो होती है वो 1000 होनी चाहिए। अब बात कह रहा है कि 1000 होनी चाहिए, तो ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? मतलब 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायत, साधारण बोलचाल की भाषा में मेंबर कितने आएंगे तो आप कहिएगा 1000 यदि गांव की जनसंख्या है तो जो मेंबर आएंगे वो 9 आएंगे। 1000 से लगा के 2000 के मध्य यदि ग्राम पंचायतों की में आबादी या जनसंख्या है तो 11, 2 से 3 के बीच में 13 और 3 से ऊपर 15। यानी ग्राम पंचायत सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो होती है वो 9 होती है उत्तर प्रदेश में, और अधिकतम 15 हो सकती है, जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में मेंबर कहते हैं। फिर ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। इसे मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं।
ग्राम पंचायत के सदस्यों का जो चुनाव होता है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, और जिसमें ग्राम सभा के समस्त मतदाता वोट देते हैं, जिसमें ग्राम सभा के जो समस्त मतदाता हैं, ग्राम सभा के समस्त मतदाता ये वोट करते हैं। और फिर जो बीच से कंक्लूजन निकल के आता है, ग्राम सभा का एक अध्यक्ष होता है, ग्राम सभा का एक अध्यक्ष होता है, ग्राम सभा का एक अध्यक्ष होता है, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में ग्राम सभा के अध्यक्ष को ग्राम प्रधान कहते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती अधिनियम आप पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती अधिनियमों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के बारे में आपको बताया गया। उसके बाद हम चलते हैं ग्राम सभा पे। तो ग्राम सभा का एक अध्यक्ष होता है, ग्राम सभा का एक अध्यक्ष होता है। ग्राम सभा के अध्यक्ष को ही हम क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान कहते हैं। ग्राम सभा के अध्यक्ष को कहते हैं क्या? हम ग्राम प्रधान। अध्यक्ष को ग्राम प्रधान कहते हैं। और जो ग्राम प्रधान होता है उसका जो निर्वाचन होता है वो गांव की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करके इसका निर्वाचन किया जाता है। किसका? ग्राम प्रधान का। फिर उसके बाद इसमें कोई स्थानीय भाग नहीं लेते हैं। अब यहीं पर एक चीज़ और निकल के आती है ग्राम प्रधानों के बारे में। एक होता है उप प्रधान। ग्राम प्रधान के बाद एक उप प्रधान होता है। उप प्रधान का जो निर्वाचन होता है वो ग्राम पंचायत के सदस्य करते हैं, ना कि मतदाता करते हैं। जो आपके गांव में जो पंचायत होगी या जो ग्राम सभा होगी, जिस ग्राम सभा के आप अंतर्गत आते हैं, उनमें एक ग्राम सभा का एक अध्यक्ष होता है जिसे हम ग्राम प्रधान कहते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायती अधिनियम। अब यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पे तीनों स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 कहता है कि तीनों स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। तीनों स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आरक्षण है वो जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। साधारण बोलचाल की भाषा में कह रहा है कि तीनों स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था होगी। उत्तर प्रदेश पंचायती अधिनियम 1994 कह रहा है कि तीनों स्तरों पर पंचायत की व्यवस्था होगी। जैसे ग्राम सभा में आप देखते हैं कि सीटें प्रधानी के चुनाव में आपने देखा होगा किसी गांव की सीट किसी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई। हम कहते हैं फला वर्ग के लिए आरक्षित हो गई, ओबीसी के लिए आरक्षित हो गई, एससी के लिए आरक्षित हो गई, फला सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई, तो ग्राम पंचायत में हो गया। फिर इसी तरह से हम बोलचाल की भाषा में जिसे बीडीसी कहते हैं वो क्षेत्र पंचायत होते हैं। जो क्षेत्र पंचायत होते हैं उनमें भी सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं। जो क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष होता है वही आपका ब्लॉक प्रमुख होता है। हमने सुना होगा कि फला जगह के ब्लॉक प्रमुख, फला जगह के क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, सदस्य नहीं, सदस्य तो जो आपके बीडीसी मेंबर होते हैं वही होते हैं। फिर जिला पंचायत जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में महाप्रधान कहते हैं, और जो इनका अध्यक्ष होता है वो चेयरमैन होता है। तो ये तीनों स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था होती है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कहता है तीनों स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था होगी। एक चीज़ और कहता है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ये क्या कहता है कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। फिर एक पॉइंट और कहता है, क्या कहता है कि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया जाएगा। 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाएगा। और जो ये आरक्षण होगा वो रोटेशन के हिसाब से होगा, चक्रानुक्रमण होगा। एक बार किसी अन्य वर्ग के लिए सीट आरक्षित, तो दूसरी बार किसी अन्य वर्ग के लिए आरक्षित, तीसरी बार किसी अन्य वर्ग के लिए आरक्षित। और थोड़ा सा इनके योग्यता की बात कर ली जाए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 क्या कहता है, योग्यता की बात। देखिए इनकी सारी योग्यता जो होती है, वो सारी योग्यता जो होती है वो विधानसभा के सदस्य जैसी होती है। बस एक अंतर होता है, सारी योग्यता जो हमने आरक्षण का स्तर आपको बताया कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हम आपको बता रहे हैं कि योग्यता में देखिए सारी योग्यताएं कैसी होती हैं, विधानसभा के सदस्य जैसी। विधान सभा के सदस्य जैसी। बस एक अंतर होता है। ये अंतर क्या होता है कि इनकी जो आयु होती है वो आयु 21 वर्ष होती है, और विधानसभा में आयु कितनी होती, तो आप कह देगा वहाँ पे 25 वर्ष होती है। तो ये योग्यता हो गया। अब बात कर लिया जाए कार्यकाल को। तो कार्यकाल की यदि हम चर्चा करें तो कोई निर्वाचन होने से पहले, देखिए 2-3 चीज़ें आप समझ लीजिए, कार्यकाल पे फिर हम चर्चा करते हैं। कार्यकाल, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम क्या कहता है कार्यकाल के बारे में, उसे आप देख लीजिए। कार्यकाल के बारे में उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम कहता है, वो ये कहता है कि इनका कार्यकाल जो होगा, जो ग्राम सभा है जिसे हम प्रधानी कहते हैं, कार्यकाल जो होता है वो पंचायतों का कार्यकाल जो होता है, जो प्रथम अधिवेशन होगा, प्रथम अधिवेशन, इसका कार्यकाल, जो प्रधान लोग होते हैं उनका कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष। प्रधानों का जो कार्यकाल होता है प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष सारे लोगों का। अब हम तीनों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं कि ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान के बारे में हम जानें, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्षेत्र पंचायत के बारे में, फिर जिला पंचायत के बारे में। तीनों में कुछ कुछ अंतर हैं, उसे हम पढ़ लेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला है, हमने ग्राम पंचायतों के बारे में जो कॉमन चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी। अब एक कॉन्सेप्ट और है, ग्राम प्रधान को हटाए जाने का प्रावधान। ग्राम प्रधान को हटाए जाने का प्रावधान। ये क्या होता है, ग्राम प्रधान जब चुनाव के द्वारा आता है तो उसे हटाया कैसे जाएगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ग्राम प्रधान को हटाने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है जो ग्राम पंचायत होती है, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में हम मेंबर कहते हैं। ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम प्रधान को हटाने के लिए ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से यदि कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है और पारित होकर ग्राम सभा के पास भेजा जाता है, और ग्राम सभा इसे 15 दिन के अंदर खुली बैठक बुलाती है, और उसी खुली बैठक में प्रस्ताव पास कर दिया जाता है, तो प्रधान को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है या हटाया जा सकता है। आपको हम बता रहे थे ग्राम प्रधान को कैसे हटाया जाता है, तो आप साधारण बोलचाल की भाषा में आप सुन लीजिए कैसे हटाया जाता है। जो मेंबर्स होते हैं, जैसे अभी आपने, जिन्हें हम ग्राम पंचायत के सदस्य कहते हैं, जो मेंबर होते हैं वो मेंबर 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव लाएं कि हम ग्राम प्रधान को हटाना चाहते हैं, और वह प्रस्ताव लाने के बाद वह प्रस्ताव किसे भेजा जाए, ग्राम सभा को भेजा जाए, और 15 दिन के अंदर बैठक बुलाई जाए,
और उस बैठक में यदि ये सारे प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो गए तो प्रधान को अपने कार्यकाल पर मतलब अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। 2-3 चीज़ें और यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं। एक चीज़ ये जो प्रश्न पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, ये पूछा गया था कि नए प्रधान या नई ग्राम सभा गठन होने के बाद या नए प्रधान गठन होने के बाद कितने वर्षों तक उसे हटाए जाने का प्रावधान नहीं ला सकते। जैसे आपके गांव में कोई प्रधान बना है, वो कब बना है? 2021 में। इसे आप हटाना चाहते हैं तो इसके विरुद्ध कब तक आप प्रस्ताव नहीं ला सकते? तो इसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष। जब नई ग्राम सभा गठित हो, नए प्रधान का चुनाव हो जाए, उसने शपथ ग्रहण ले लिया हो, कार्यभार उसने ले लिया हो और उस कार्यभार के ग्रहण करने के 2 वर्ष के अंदर आप उसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है। उसमें पूछा गया था कि नई ग्राम सभा के गठन के बाद ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कितने वर्ष के बाद ही आप प्रस्ताव लाएंगे? तो वो वर्ष होता है 2 वर्ष। और एक चीज़ और, जो ये हमने ग्राम प्रधान को हटाए जाने का प्रस्ताव लाया था, यदि मान लीजिए वो प्रस्ताव पास हो गया तब तो ग्राम प्रधान त्यागपत्र दे देगा। यदि वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो अगले 1 वर्ष तक, जो दूसरा इंपॉर्टेंट का दूसरा पॉइंट है, जैसे आपने किसी प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, सारे जो मेंबर्स हैं वो उनके 2/3 बहुमत से ला के प्रस्ताव ग्राम सभा के सामने रखे और 15 दिन के अंदर एक खुली बैठक बुलाई गई जिसमें ये प्रस्ताव पास करवाना है। और ये प्रस्ताव संजोग बस पास नहीं हुआ। जब पास नहीं हुआ तो अगले 1 वर्ष तक, अगले 1 वर्ष तक आप ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। चीज़ों को आप बारीकी से समझिएगा। नई पंचायतों के गठन होने के 2 वर्ष के बाद और अविश्वास प्रस्ताव गिरने के 1 वर्ष के बाद ही आप प्रधान को के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। एक चीज़ और यहीं पे आप देख लीजिए, जैसे कोई प्रधान की आकस्मिक मौत हो जाती है तो 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर उसका पद भर देना चाहिए। जो उसका पद होता है उसे भर देना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति पैदा हो कि 6 माह के अंदर आम चुनाव होने वाला हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, 2021 में पंचायती चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में। यदि इस समय तत्कालिक समय में किसी ग्राम प्रधान की मौत हो जाती है तो 6 माह के अंदर ये पद भर देना चाहिए। जो पद है वो 6 माह के अंदर भर देना चाहिए। अब स्थिति पैदा ये हो कि 2026 में पंचायती चुनाव फिर होंगे और पंचायत चुनाव के गठन के 6 माह के पहले यदि किसी ग्राम प्रधान की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे कोई उपचुनाव नहीं होगा। बात आपको समझ में आई? देखिए, यदि आम चुनाव हुआ, यदि किसी ग्राम प्रधान की मौत कार्यकाल से पहले हो गई और 6 माह के अंदर और चुनाव होने हैं तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे उपचुनाव नहीं होंगे। लेकिन यदि 6 माह के बाद चुनाव होने हैं तो वहाँ पर फिर उपचुनाव होता है। अब एक चीज़ आप नोट करके लिखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त थे वो RD सोनकर थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वो RD सोनकर हैं, सोनकर थे, RD सोनकर। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में मनोज कुमार सिन्हा हैं। यदि वर्तमान की बात कर ली जाए तो वर्तमान में मनोज कुमार सिन्हा हैं। मनोज
कुमार सिन्हा साहब हैं। अब हम बात कर ले क्षेत्र पंचायत की। हमने अब तक ग्राम पंचायत को देखा, जो जो चीज़ें क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में कॉमन थी उसको हमने देखा। अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्र पंचायत की, जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में बीडीसी मेंबर कहते हैं। बात है क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत के बारे में कहा था कि क्षेत्र पंचायत का एक अध्यक्ष होगा, क्षेत्र पंचायत का एक अध्यक्ष होगा जिसे हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, जिसे हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। क्षेत्र पंचायत जितने भी बीडीसी मेंबर होते हैं वो एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं जिसे हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। अब क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य हैं, ये सदस्य जो आते हैं 2000 की आबादी पर एक। ये एक मानक बनाया गया है, इससे कम में भी आते हैं, ज़्यादा में भी आते हैं, लेकिन एक मानक बनाया गया है कि 2000 की आबादी पर एक मेंबर आएंगे और इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा और ये सारे मेंबर्स जो बीडीसी मेंबर होते हैं ये मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। अब बात करें जिला पंचायत की। हम आपको पढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था, कैसे कैसे हमारे यहाँ पंचायतों की फंक्शनिंग हुई है उसकी बात हम आपसे करें तो आपका है जिला पंचायत। जिला पंचायतों के बारे में ये कहा जाता है कि जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य 50,000 की आबादी पर, 50,000 की आबादी पर या 50,000 की जनसंख्या पर जो है वो एक सदस्य आता है। कितनी आबादी पर? तो आप कहेंगे 50,000 की आबादी पर एक सदस्य आता है और ये सारे सदस्य मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। सारे सदस्य मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं जिसे हम कहते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष या दूसरे शब्दों में जो साधारण बोलचाल की भाषा होती है जिसमें हम कहते हैं चेयरमैन। पचास लाख की आबादी पर जो गांव में महाप्रधान वाला चुनाव होता है वो वास्तव में जिला पंचायत सदस्य होते हैं। जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो 50,000 की आबादी पर एक सदस्य आता है और ये सारे सदस्य मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं जिसे हम कहते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष और साधारण बोलचाल की भाषा में हम उसे कहते हैं चेयरमैन। अब एक चीज़ और यहीं पे आप समझ लीजिए, नगर निगम। भाई पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नगर निगमों को भी रखा गया उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। तो नगर निगम, नगर प्रशासन के बारे में आप जान लीजिए थोड़ा सा। ये तो ग्राम पंचायतों पर, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की बात हमने कर ली। अब नगर स्तर पर नगर प्रशासन में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में अध्ययन कर ले। नगर प्रशासन देखिए इम्पॉर्टेंट है। जो 73वां संविधान संशोधन था वो पंचायती राज्य व्यवस्था को लेकर था, लेकिन जो 74वां संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1994, 74वां संविधान संशोधन 1993 ये ग्राम प्रशासन, मतलब वो तो ग्राम प्रशासन से था, ये नगरों को स्वायत्तता देने संबंधित प्रावधान इसमें कहा गया। और ये जो 74वां संविधान संशोधन 1993 है ये 1 जून 1993 से लागू हुआ
कब से लागू हुआ, तो आप कह देगा 1 जून 1993 से लागू हुआ। और इसके लिए जो भारतीय संविधान का भाग 9 है उसमें 9A जोड़ा गया। एक नई अनुसूची के रूप में 12वीं अनुसूची का सृजन किया गया, अनुसूची 12 का सृजन किया गया। और इसका जो प्रावधान किया गया वो कुल 18 अनुच्छेदों में किया गया है। अनुसूची 12 का सृजन किया गया, जो प्रावधान किया गया है वो कितने अनुच्छेदों में, तो आप कह दीजिएगा 18 अनुच्छेदों में किया गया है। एक बार फिर से हम आपको नगर प्रशासन के बारे में रिवीजन करवाते हैं। जैसे हमने ग्राम पंचायतों के बारे में पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से नगर प्रशासन की बात है। 74वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा नगरों को स्वायत्तता संबंधित प्रावधान, स्वायत्तता नगरीय स्वायत्त संस्थाओं का निर्माण किया गया था। और यह 74वां संविधान संशोधन जो था वो 1 जून 1993 में लागू किया गया था। इसमें कुल जो ये है, इसमें कुल 18 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं, तो आप कह दीजिएगा 18 अनुच्छेद हैं। और इसके लिए एक नई अनुसूची का सृजन किया गया था, जिसमें हम कहते हैं कि 12वीं अनुसूची का सृजन किया गया था। 18 और 18 कॉमन है। देखिए 2 स्थानों पर 18 आएगा। एक तो इसका प्रावधान 18 अनुच्छेद में किया गया है, एक ये है कि 18 विषयों पर यह काम करती है। अब इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नगर पंचायत, 3 भागों में इसे भी बांटा गया है। पहला जो भाग आता है वह नगर पंचायत। एक सामान्य नियम बना था नगर पंचायत के लिए। उसमें कहा गया था नगर पंचायत वहाँ होगी जहाँ की जनसंख्या 10,000 से लेकर, नगर पंचायत ऐसे स्थानों पर होगी जहाँ की जनसंख्या 10,000 से लेकर 20,000 के मध्य हो। मतलब नगर पंचायतों का ऐसे स्थान पर सृजन किया जाएगा जहाँ पर उनकी जनसंख्या जो होगी वो 10,000 से लगाकर 20,000 के मध्य होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश पंचायती अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायती अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायती अधिनियम ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी संस्थाओं की स्थापना ऐसे स्थान पर की जाएगी जहां की आबादी 30,000 से लगाकर 1 लाख के मध्य हो। ये 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1993 तो ये कहता है कि नगर पंचायतों का सृजन हम ऐसे स्थानों पर किया जा सकता है जहां की आबादी 10,000 न्यूनतम और 20,000 अधिकतम हो। लेकिन उत्तर प्रदेश पंचायती अधिनियम 1994 कहता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों का गठन ऐसे स्थानों पर किया जाएगा जहां की न्यूनतम आबादी 30,000 और अधिकतम आबादी 1 लाख होगी। नगर पंचायत के बारे में कहा जाता है कि इसका एक अध्यक्ष होगा और एक सदस्य होगा। एक अध्यक्ष होगा और एक इसके कई सदस्य होंगे। ये सदस्य मिलकर एक अध्यक्ष का निर्माण करेंगे। नगर पंचायत के बाद यदि हम बात कर ले तो बात आती है नगर पालिका की। किसकी बात आती है? नगर पालिका की। दूसरी इसमें जो नगर प्रशासन में नगर पालिका की। अब 73वां संविधान संशोधन जो ग्राम पंचायतों के बारे में था, उसके बाद 74वां संविधान संशोधन किया गया। 74वां संविधान संशोधन कहता है कि हम नगर पालिका का निर्माण ऐसे स्थानों पर करेंगे जहां की जो न्यूनतम आबादी हो वो 20,000 हो और अधिकतम आबादी जो हो वो 3 लाख हो। नगर पालिका का सृजन ऐसे स्थानों पर किया जा सकता है जहां की न्यूनतम आबादी 20,000 और अधिकतम 3 लाख हो। लेकिन उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कहता है कि हम नगर पालिका का निर्माण
ऐसे स्थानों पर करेंगे जहां की न्यूनतम आबादी 1 लाख और अधिकतम 5 लाख। न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम 5 लाख होगी। अब लास्ट हम चलते हैं नगर निगम की तरफ। लास्ट हमारा हमने नगर पंचायत, नगर पालिका और लास्ट में है हमारा नगर निगम। देखिए 74वां संविधान संशोधन 1993, ये नगर प्रशासन से संबंधित बना था अधिनियम। इसमें जो नियम बनाया गया था उसमें ये बताया गया था, जैसे जिन स्थानों की आबादी, जिन नगरों की आबादी 3 लाख से अधिक हो, 3 लाख से अधिक हो, ऐसे स्थानों पर हम नगर निगम का निर्माण करेंगे। ऐसे स्थानों पर नगर निगम का निर्माण किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 ये कहता है कि हम ऐसे स्थानों पर नगर निगमों का निर्माण करेंगे जहां पर हमारी आबादी 5 लाख से अधिक हो, 5 लाख से अधिक हो। चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, इनके सारे सदस्यों की योग्यता ग्राम पंचायत के सदस्यों की योग्यता जैसी योग्यता होती है। इनमें आरक्षण की जो व्यवस्था है वो उसी तरीके से लागू है जिस तरीके से ग्राम पंचायतों के बारे में लागू है। 2-3 चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज़, सर्वप्रथम जो नगर निगम या नगर प्रशासन की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी वो 1687 में की गई थी। कहाँ से की गई थी? तो आप कह देगा मद्रास से। पहला इंपॉर्टेंट का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। लास्ट आपका पॉइंट इसका है जो ये है कि जो 17वां नगर निगम है वो शाहजहांपुर है। नगर पंचायतों के बारे में जो आपको बताया गया उसमें 3-4 चीज़ें आप याद रखिएगा। एक 74वां संविधान संशोधन, दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कितने अनुच्छेदों में है 18, कितने विषयों पर नगर निगम का नगर प्रशासन कार्य कर सकता है वो भी 18, उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम के अंतर्गत कैसे नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को बांटा गया है जनसंख्या के आधार पर, आरक्षण की व्यवस्था कैसे की गई है, इन सारी चीज़ों को और जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो आपको बता दी गई। इसी के साथ जो आपका ग्राम पंचायत संबंधित जो राज्य व्यवस्था में ग्राम पंचायत संबंधित प्रावधान थे और ग्रामीण व्यवस्था पे पंचायती राज्य व्यवस्था का जो प्रावधान किया गया था, नगरों में जो प्रावधान किया गया था, वो सारी चीज़ें समाप्त होती हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।